हेलो बच्चे लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत करता हूं डिजिफाइड डिफेंस चैनल पर। सभी बच्चा लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद मेरे दोस्तों। तो आज हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी वीडियो यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ, जिसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन से मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, और अवॉइड करने के साथ साथ उनके क्या सल्यूशंस हैं, क्या आपको करना चाहिए सो दैट आप एनडीए की प्रिपरेशन के दौरान, स्पेसिफिकली अगर मैं मैथ्स की बात करूं, तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आप करते हैं जिन्हें अगर आप ठीक कर ले तो आप ड्रास्टिक चेंज अपने प्रिपरेशन में लेकर आएंगे। और ऑब्वियस सी बात है, ये चेंज आते ही आपके जो स्कोर में इम्प्रूवमेंट होगा वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो कॉन्फिडेंस आप लोगों को लूज आप करते हो, जो आपको डर लगता है, घबराहट होती है, तो उन चीज़ों से भी आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। तो चलिए बिल्कुल बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का जो कॉन्सेप्ट है, मिस्टेक्स कौन सी जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, जिनसे आपको बचना है, और उनके क्या क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो एनडीए मैथमेटिक्स जो होता है वो काफ़ी आसानी से स्कोर किया जा सकता है 150 से लेके 180 तक। लेकिन सही स्ट्रैटेजी जो बच्चे को नहीं पता होती है, बस उसी वजह से बच्चा जो है वो 90, 100, 120 तक रह जाता है और वो मेरिट लिस्ट में अपना नाम नहीं ला पाता है, और वो फिर से दोबारा 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 वो एग्ज़ाम देता रहता है। लेकिन क्योंकि वो उन गलतियों को बार बार दोहराता रहता है, उनसे कुछ सीख नहीं लेता है, और इसी वजह से वो रीअपियर करता रहता है, लेकिन स्टिल वो अनसक्सेसफुल रहता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि रिटन एग्जामिनेशन पहला कदम है, जिसके लिए तो आपको ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाना है, क्योंकि दूसरा कदम जो एसएसबी का आएगा उसके लिए आपको हमेशा हमेशा प्रिपेयर रहना है। तो आपको फर्स्ट वाला स्टेप तो एकदम कॉन्फिडेंटली क्लियर करना है, ताकि आप सेकंड वाले के लिए अगर आप री अटेम्प्ट दे भी रहे हैं तो आपको वर्थ इट लगे कि मैं एसएसबी में अगर बाहर हो रहा हूं तो मुझे अपनी पर्सनालिटी के ऊपर काम करना चाहिए। नॉलेज के ऊपर तो आपको पहले से ही अपने आप को मजबूत रखना है, राइट। तो अब कुछ ऐसे मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जिनको इंप्रूव करके आप अपने स्कोर को ड्रास्टिकली इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से आप जो कमियां अपने अंदर पाते हैं, उन कमियों से कैसे ओवरकम करना है, कैसे उसको ठीक करना है, इनके बारे में मैं बात करूंगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यहां पर सबसे पहला मिस्टेक अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो वीक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, जो कि मेरा सबसे पहला पार्ट होता है कि अगर आप मैथ्स पढ़ ही रहे हो तो क्यों नहीं उसको सीखने पर ध्यान दिया जाए, क्यों नहीं कि हर एक कॉन्सेप्ट को समझकर फिर क्वेश्चंस पे जाने की कोशिश करें। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो स्टार्टिंग से ही क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि बस क्वेश्चंस बता दो, फॉर्मूले बता दो, शॉर्ट ट्रिक बता दो, हम उनको रट लेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे ही उनके पास कोई नया सवाल आता है वो वहां पर अटक जाते हैं, और फिर वो कहते हैं ये वाला सवाल नहीं बन रहा है, इसमें ये फॉर्मूला तो नहीं लग पाया, इसमें ये वाली ट्रिक तो नहीं लग पा रही है, अब इसमें कोई नई ट्रिक है तो बता दो। तो कितने फॉर्मूले रटोगे, कितने शॉर्ट ट्रिक्स रटोगे, तो इससे काम नहीं होने वाला है। हमेशा से ये बात बोली गई है कि मैथमेटिक्स एक तरह की बहुत ही फाइन ट्यून्ड भाषा है। अगर आप उस भाषा को सीखने पर ध्यान दो तो उस भाषा में पूछे गए किसी भी सवाल का जवाब आप दे सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको वो भाषा समझ में आती है। तो मेरा मानना यह है कि पहली जो मिस्टेक बच्चा करता है वो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के पीछे ना भागते हुए वो फॉर्मूलों के पीछे भागता है, वो शॉर्ट ट्रिक्स के पीछे भागता है, और इसी वजह से उसको बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ती है और वो बहुत परेशान हो जाता है। तो जो आप फॉर्मूले के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई कर जाते हो कि मैं फॉर्मूले रट लूंगा, पेपर में फॉर्मूले से क्वेश्चन आ जाएगा, आते होंगे, लेकिन क्या सारा पेपर सिर्फ फॉर्मूलों से ही आता है? बिल्कुल भी नहीं। कॉन्सेप्चुअली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि आज के टाइम पे अगर मैं एनडीए के मैथमेटिक्स की बात करूं तो बहुत ज्यादा वैरायटी में घुमाकर सवाल पूछा जा रहा है, तो तब क्या करोगे? तो इसीलिए बेटा आपको फोकस करना चाहिए कि फॉर्मूला काम कैसे कर रहा है, फॉर्मूला वहां पर लग ही क्यों रहा है, और क्यों मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर उस फॉर्मूले को बनाया जा रहा है, ना कि जस्ट ये सोचो कि हाँ फॉर्मूला यहां पर इसलिए लग रहा है तो चलो इससे काम हो जाएगा। तो प्रैक्टिस करो कि उस फॉर्मूले का डेरिवेशन क्यों हुआ, वो फॉर्मूला उस स्ट्रक्चर में क्यों है। जब आप इन चीजों पर ध्यान देते हो तो आपको बेहतर चीजें समझ में आती हैं, और जब उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये पता होता है कि अच्छा ये इस वजह से यहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई होगा और इस फॉर्मूले की वजह से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊंगा। तो पहली मिस्टेक क्लियर है कि सिर्फ और सिर्फ ऐसे फॉर्मूले और शॉर्ट ट्रिक्स के पीछे मत भागो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर आपका मेजर ध्यान होना चाहिए। ये हमेशा से मैं कहता आ रहा हूं। तो चलिए नेक्स्ट वाली बात करते हैं।
मिस्टेक 2 में जो पुअर टाइम मैनेजमेंट होता है, पुअर टाइम मैनेजमेंट मतलब जो बच्चा है वो ये ध्यान नहीं देता है कि हाँ कहाँ पर मेजर फोकस देना है। बच्चे को ये लगता है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक है तो वो सोचता है कि इसी चीज़ को मैं करता रहूं क्योंकि ये मेरा कमज़ोर है। मैं ये कहता हूं कि आपको टाइम मैनेजमेंट हर चीज़ में करना है। अगर कोई आसान टॉपिक है जो आपको समझ में आता है तो आपको उसे थोड़े थोड़े दिनों में उसे भी रिवाइज कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपको स्कोर दिलाएगा। किस लिए? क्योंकि ये आपको आसान लगता है, इसके सवाल आपसे बन जाते हैं, और अगर आप इस पर अपनी कमांड हासिल करते हो तो पेपर में ऑब्वियस सी बात है इससे आने वाले सवाल आप सॉल्व कर पाओगे। लेकिन रही बात कि डिफिकल्ट जो प्रॉब्लम्स होते हैं या डिफिकल्ट जो टॉपिक्स होते हैं, क्या उनको बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए? नहीं, आपको उन पर भी काम करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पर काम करना ही छोड़ दो क्योंकि वो आपको लगते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग है। लॉजिक सी बात है बेटा, कोई स्ट्रॉन्ग चीज अगर आपको बहुत अच्छी लगती है, बहुत आप उसमें मतलब कॉन्फिडेंट फील करते हैं, लेकिन अगर आप उसे प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली वो भी आपको कमजोर लगने लग जाएगा और उसके भी सवाल आपसे नहीं बनेंगे। तो आप किसी टफ क्वेश्चन में बहुत ज्यादा स्पेंड मत करो टाइम, कि आप प्रैक्टिस के दौरान भी कह रहा हूं, मैं एग्जाम के दौरान भी कह रहा हूं, मॉक टेस्ट के दौरान भी कह रहा हूं, मैं सारी सिचुएशन में कह रहा हूं कि अगर कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन है तो उसका सॉल्यूशन देखो। उसका सॉल्यूशन देखो, आपको देख के ही समझ में आ जाएगा कि ये तो बहुत टफ क्वेश्चन है। अगर आपको लगता है कि ये वर्थ इट क्वेश्चन है एग्जाम में सॉल्व करने लायक, तो उस क्वेश्चन को बहुत प्रैक्टिस करो। अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आया तो मुझे छोड़ देने से ज्यादा फायदा होगा, तो उस क्वेश्चन को स्किप करो। क्या सिर्फ यही क्वेश्चन आपको एनडीए क्लियर करने के लिए हेल्पफुल होगा? क्या आपको ज्यादा से ज्यादा सही सवालों के जवाब देने हैं? तो इसका मतलब आपको मुश्किल क्वेश्चंस नहीं, आसान और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस पर ध्यान देना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, है ना। सॉल्यूशन क्या है? जब भी आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो या फिर अपनी कोई डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की शीट लगा रहे हो या फिर कोई बुक सॉल्व कर रहे हो, तो हमेशा इस बात पर ध्यान दो कि अपने ज्यादा से ज्यादा समय इजी क्वेश्चंस को सॉल्व करने पर ध्यान दो। इजी क्वेश्चन जो आपको देखते ही समझ में आ रहे कि इसका सॉल्यूशन मैं कर सकता हूं, तो उसे सॉल्व कर लो। मॉडरेट क्वेश्चंस को देखकर लगाओ कि हाँ ये शायद सॉल्व हो सकते, तो मैं इन्हें कर लूंगा। और जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं उनको आप हमेशा टिक लगा लो। क्यों टिक लगा लो? क्योंकि टिक लगाने से क्या होगा कि अगर आप दो चीजें होंगी, जब आप ट्रिकी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले उस टाइम के लिए आपसे सॉल्व नहीं होगा, तो बाद में उसका सॉल्यूशन देखोगे। अब दो सॉल्यूशन देखने के बाद दो बातें होंगी। पहली बात ये होगी कि बेटा हो सकता है सॉल्यूशन देख के आपको समझ में आ जाए, तो आप उसे प्रैक्टिस करके कमांड हासिल कर लोगे। और अगर मान लो सॉल्यूशन देखकर नहीं समझ में आया है तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ देना। छोड़ देने पर अगर आपको पता है कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं करना है, तो उस क्वेश्चन को कट लगा दो। तो सर अब जो पहले केस में टिक लगा रहने दे, हाँ पहले केस में जो टिक लगा रहेगा उसका एक फायदा यह है कि जब आप रिवाइज करने जाओगे तो आप इजी क्वेश्चंस को दोबारा तो बार बार रिवाइज नहीं करोगे। सपोज करो कहीं पर आपको रेडियस दे रखा है और आपको एरिया ऑफ द सर्कल पूछ रहा है, तो आप पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला बार बार थोड़ी ना प्रैक्टिस करोगे, ये तो आ गया ना हमें। हाँ, लेकिन अब जो ट्रिकी क्वेश्चन था, उस ट्रिकी क्वेश्चन को अगर आप दोबारा सॉल्व करते हो तो ये आपके फायदे की चीज होगी। यानी बहुत सीधी सी बात है कि ट्रिकी क्वेश्चन जिसमें आपने टिक लगाया था, तो अगली बार जब रिवाइज करने जाओगे उस चैप्टर को, उन क्वेश्चंस को रिवाइज करने जाओगे, तो सिर्फ ट्रिकी क्वेश्चंस को रिवाइज करो कि हाँ मुझे ये वाले क्वेश्चंस एक बार और प्रैक्टिस कर लेने चाहिए, क्योंकि आसान वाले तो मुझे आते हैं, मुश्किल वाले और हो जाए तो बढ़िया है ना, सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो दूसरी मिस्टेक समझ में आ गई कि टाइम को इस हिसाब से मैनेज करो कि आपको फायदा हो। आसान सवालों पर ज्यादा प्रैक्टिस बनाओ और मॉडरेट सवालों के जो सॉल्यूशंस हैं उनको प्रैक्टिस ज्यादा करो, और जो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं उनको स्किप करो, उनके पीछे टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है जी। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। तीसरा मिस्टेक होता है एनसीईआरटी बेसिक्स या फिर कोई भी ऐसी किताब जो आपकी फाउंडेशंस को स्ट्रांग करती है। जैसे मैं एनसीईआरटी के अंदर बताता हूं, तो एनसीईआरटी के अंदर जो एग्जांपल्स होते हैं दे आर वेरी गुड एग्जांपल्स। वो आपके मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बेस्ट एग्जांपल्स चुने हुए हैं। आप खुद से सोचिए कि पूरे भारत की पढ़ाई का लेखा जोखा एनसीईआरटी उठा रहा है। ठीक है, अगर मैं अदर बोर्ड्स की बात हटा दूं तो सेंट्रल बोर्ड के हिसाब से एनसीईआरटी एक ऐसी किताब है जो कि पूरे भारत की एजुकेशन सिस्टम की आधार है, उसी से सब कुछ पढ़ा जाता है। तो क्या उस किताब में चुने गए एग्जाम्पल्स आपके काम के नहीं होंगे? खुद से एक बार खुद सोच कर देखिए। तो मेरे ख्याल से आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स तो जरूर प्रैक्टिस करने चाहिए, और उसी के साथ साथ एनडीए की आरएस अग्रवाल आती है, ये आपके फाउंडेशंस को बहुत मजबूत करती है। तो ऐसी किताबों को जरूर बेसिक्स के लिए जरूर करें, इनको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कहीं आप सोच रहे हो कि मैं डिफिकल्ट से डिफिकल्ट किताब लगाऊंगा तो वो मेरे लिए सबसे ज्यादा फ्रूटफुल होगा, ये बात याद रखिएगा।
जब आप कोई बहुत डिफिकल्ट बुक उठाते हैं या फिर बहुत डिफिकल्ट कोई क्वेश्चन बैंक उठाते हैं तो वहां के सवाल जब आपसे नहीं बनते हैं तो आप हो जाते हैं डीमोटिवेट। ये उल्टा काम कर रहा है, जबकि आप आसान किताब को सॉल्व करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, आपके फॉर्मूले रिवाइज होते हैं, आपके बेसिक्स मजबूत होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पॉजिटिव इफेक्ट दे रही है, जबकि एक डिफिकल्ट किताब में जब सवाल आपसे नहीं सॉल्व हो रहा होता है तो वो आपको एक नेगेटिव इफेक्ट दे रहा होता है। तो याद रखिएगा, एडवांस बुक में जंप करने से पहले अपने फाउंडेशंस को स्ट्रांग करें। जैसे एनसीईआरटी के एग्जांपल्स लगा लिए, एनडीए की आरएस अग्रवाल कंप्लीट कर ली, तब जाके कोई बहुत ज्यादा एडवांस लेवल की किताब उठाओ कि अच्छा मैंने ये सब कर लिया है, अब लगाते हैं मुश्किल सवालों वाली किताब, है ना। तो याद रखिएगा, क्लास 11 12 की एनसीईआरटी थॉरोली रिवाइज करें। ज्यादातर जो एग्जांपल्स हैं उन पर तो मेजर फोकस रखें। अगर आपके पास फिर भी ज्यादा टाइम बच रहा है तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर द क्वेश्चंस पार्ट आल्सो। एग्जाम्पलर की किताब आती है, उसमें भी बहुत अच्छे सवाल होते हैं। 70% क्वेश्चंस आर एक्चुअली एनसीईआरटी बेस्ड, और बाकी जो होते हैं वो चैप्टर्स को मिक्सचर कर करके थोड़े से और हायर लेवल के कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। और हमें तो सिर्फ 25% का कट ऑफ रखा जाता है सेक्शनल कट ऑफ मैथमेटिक्स का। तो 70% अगर आप एनसीईआरटी को भी पढ़ ले तो भी बड़े आराम से आप क्वेश्चन पेपर को क्रैक कर सकते हो। कितनी सिंपल सी बात है जो कि आपको समझनी होती है, लेकिन आप बस भाग रहे हो कि हमें मुश्किल चीज करनी चाहिए ताकि उससे ज्यादा बेहतर रिजल्ट आए। कई बार आपको जो चीज जैसे दिखाई दे रही है वैसी होती नहीं है, आपको उसका सिंपलर वर्जन समझना होता है। तो ये है सिंपलर वर्जन कि पहले बेसिक्स मजबूत करो, बेसिक्स के ऊपर आप अच्छे सवालों को भी प्रैक्टिस करना शुरू कर जाओगे अगर आपके फंडामेंटल्स मजबूत है तो, है ना। नेक्स्ट मिस्टेक जो होता है कैलकुलेशन एरर्स। बच्चा जो है स्पीड की तरफ ध्यान देता है, बहुत तेज सोचता है कि मैं जल्दी जल्दी करूंगा, तो वो छोटी छोटी चीजें गलती कर जाता है। प्लस की जगह माइनस लिख जाता है, साइन थीटा की जगह पे कोसाइन थीटा पढ़ लेता है, या फिर कुछ भी ऐसे बहुत सारे माइनर से एरर्स होते हैं जो जल्दीबाजी की वजह से होते हैं। लूजिंग मार्क्स ड्यू टू सिली अरिथमेटिक और साइन मिस्टेक्स, ये बहुत सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम होता है। तो इसका क्या इलाज है गुरुजी? इसका इलाज ये है कि आप अपने हाथों से लिख लिख कर प्रैक्टिस करो, क्योंकि लिखने के साथ साथ एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। आपके दिमाग के साथ आपके हाथों की तार जो होते हैं ना, वो बढ़िया प्रैक्टिस में आते हैं। तो जब आप लिख लिख कर प्रैक्टिस करते हो, कई बार बच्चे क्या होते हैं, सॉल्यूशन देखकर सोचते हैं अरे हाँ हो गया, लेकिन अगर आपने उसे लिखा ही नहीं तो आपके दिमाग और हाथों के बीच के तारों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं बना, ठीक है। और कनेक्शन नहीं बना तो आप उसे तुरंत भूल जाओगे कि उसका सॉल्यूशन कैसे हुआ था। लेकिन अगर आप अपने हाथों से लिखते हो तो कहीं ना कहीं उसका एक बेटर इंपैक्ट पड़ता है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन एरर से बच सकते हो। कोशिश करो कि आप अपने मेंटल मैथ्स पर ज्यादा भरोसा करो। मेंटल मैथ्स कैसे मजबूत की जाती है भाई? जोड़ना, घटाना, इस तरह की चीजें डेली बेसिस पे अपनी प्रैक्टिस पे लाओ। आप अपने दोस्त को बोल दीजिए, बड़े भाई को बोल दीजिए, मम्मी पापा को बोल दीजिए कि हाँ तुरंत ऐसे खड़े खड़े मेरे से कोई भी ऐसे सवाल पूछ लीजिए, जैसे 100 में से 37 गए तो कितने बचे, है ना। अगर 256 में 63 जोड़ा तो कितने बचे, अगर 335 को 5 से भाग दिया तो कितना आएगा। तो इस तरह के छोटे छोटे सवाल अगर आपसे तुरंत पूछे जाए और आप दिमागी तौर पर बिना कॉपी पेन का इस्तेमाल करके इनका जवाब दे रहे हैं, तो आपका दिमाग धीरे 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 ट्रेन हो रहा है कैलकुलेशन की गलतियों से बचने के लिए। और यकीन मानिए, जब आप इस तरह की मैथमेटिकल कैलकुलेशंस अपने दिमागी तौर पर करेंगे तो इन रिटर्न आपको जब सॉल्व कर रहे होंगे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को, तो वहां भी आपका ये एडवांटेज ही देगा। तो चौथी मिस्टेक, कैलकुलेशन एरर्स पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। नेक्स्ट मिस्टेक की बात करें तो नॉट रीडिंग द क्वेश्चन केयरफुली। ये तो मैं बच्चों को बोल बोल के थक चुका हूं कि किसी भी सवाल को हमेशा 2 बार पढ़ना चाहिए। पहली बार उसको थॉरोली रीड करो, जिसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जब भी आपको समझ में आए उसको अंडरलाइन करना है। आपने कभी भी मेरे साथ अगर कोई क्लास ली है तो आपको ये बात पता होगी कि मैं जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करता हूं तो पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ता हूं और उसमें जो जो मुझे इंपॉर्टेंट वर्ड्स लगते हैं मैं उसको लाइन खींचता हुआ चलता हूं। एक बार हो गया। अब हो सकता है कि मेरे को क्वेश्चन एक बार में ही समझ में आ गया क्योंकि वो बहुत आसान था, लेकिन कई बार होता है क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होता है, इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है, तो मैं उस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ता हूं। क्यों? क्योंकि भैया जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैंने उसमें अंडरलाइन कर लिए हैं, लेकिन अब उनको कनेक्शन जोड़ना है कि एक्चुअली में कहना क्या चाह रहा है। कई बार आपको एक बार में बात नहीं समझ में आती है। सपोज कीजिए मैं आपसे कोई बात बोलता हूं और आपको वो बात नहीं समझ में आई है, तो आप मुझसे क्या बोलोगे? सर सॉरी, एक बार और बोलेंगे क्या? तो इसका मतलब क्या तुम क्वेश्चन से वो बात बोल सकते हो कि भैया एक बार और बताएंगे क्या? तो हम लोग उसे पढ़ लेते हैं। पढ़ने पर क्या होता है, क्वेश्चन हमें ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आता है, और जब क्वेश्चन बेहतर समझ में आता है तो आप उसको जवाब ढूंढने पर भी बेहतरी के साथ आगे बढ़ोगे। तो याद रखना,
कि कई बार आप क्वेश्चन को जल्दीबाजी में गलत पढ़ लेते हो, गलत क्वांटिटी उठा लेते हो, कोई क्वांटिटी है लेकिन आपको मिल नहीं रही होती है, तो इसलिए पढ़ना बेहद जरूरी है। क्वेश्चन को 2 बार जरूर पढ़ें। याद रखिए कीवर्ड्स जैसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो आपको पता चलते हैं कि हाइट इतनी दी गई है या फिर एंगल इतना दिया गया है या फिर इसकी वैल्यू इतनी दी गई है, तो उनको अंडरलाइन करते हुए चले ताकि बार बार उसे ढूंढना ना पड़े। और क्वेश्चन को एक बार जरूर रीड करें। अगर आपको पहली बार में पूरी तरीके से क्वेश्चन नहीं क्लियर हुआ है तो जरूर एक बार दोबारा पढ़ना चाहिए, है ना। नेक्स्ट मिस्टेक आ जाती है स्किपिंग मॉक टेस्ट। ये जो बच्चे प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस किए जाते हैं लेकिन वो अपने आप को मॉक टेस्ट पर नहीं अप्रोच करते हैं। वो ये सोचते हैं कि मॉक टेस्ट से क्या ही हो जाएगा। मॉक टेस्ट से आपको एक एग्जाम टाइप फीलिंग आती है। जब आप पूरा सिलेबस पढ़ लेते हो तो उसके बाद मॉक टेस्ट लगाना बेहद जरूरी है, क्योंकि मॉक टेस्ट में आप क्या करते हो, आप अपने सामने एक अलार्म क्लॉक रखते हो जिसमें आप लोग 2.5 घंटे का टाइमर सेट करते हो और एक प्रॉपर मॉक टेस्ट को सॉल्व करते हो। इस दौरान आपको वो सिचुएशन क्रिएट करनी है जो आप एग्जाम डे में करोगे। एग्जाम डे में क्या करना है कि भैया मैं आसान सवाल पहले सॉल्व करूंगा, मॉडरेट सवाल जो है वो अगर मेरे को सॉल्व हो गए तो मैं कर लूंगा, नहीं हुए तो मैं उनको टिक लगा लूंगा, और डिफिकल्ट क्वेश्चन को मैं तुरंत छोड़ दूंगा। ये चीज एक दिन में नहीं आती है, इस चीज की हैबिट बनती है, और हैबिट बनेगी तब जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे। तो मॉक टेस्ट में आप अपने आसपास एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जिसमें आपको तैयार होना है एग्जाम डे के लिए। तो याद रखिएगा, अपने आप को रियल एग्जाम कंडीशन में सिर्फ उसी दिन टेस्ट नहीं करना है, उससे पहले से टेस्ट करना है मॉक टेस्ट देते हुए। याद रखिएगा, कम से कम एक फुल मॉक टेस्ट वीकली आपको अप्रोच करना चाहिए। अब ये वीकली आप 1 भी कर सकते हो, आप 2 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, डिपेंड करता है कि मॉक टेस्ट लगाने के बाद आप उससे एनालाइज कर रहे हो कि नहीं। अगर आप एनालाइज कर रहे हो तो हर बच्चे का एनालाइज करने की स्पीड या पेस अलग अलग हो सकती है। जैसे किसी बच्चे की तैयारी बहुत अच्छी है और उसको मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से आती है, तो वो शायद से उस मॉक टेस्ट को एक ही दिन के अंदर एनालाइज कर लेगा कि जिन क्वेश्चंस में उसने गलती करी है उसमें वो सुधार कैसे ला सकता है। क्या उसे दोबारा कॉन्सेप्ट पढ़ना है या फिर उसने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करी है ताकि वो दोबारा ना करे। लेकिन कोई एवरेज सा बच्चा है तो उसे हो सकता है 2 से 3 दिन लग जाए एनालाइज करना। लेकिन कुछ भी हो जाए, मॉक टेस्ट लगाने के बाद एनालाइज करना स्किप नहीं करना है, क्योंकि मॉक टेस्ट के बाद दोबारा मॉक टेस्ट लगाने का मतलब यह है कि पहले मॉक टेस्ट में जितने आ गए, अपने को परवाह नहीं, दूसरे वाले में देखते हैं। ये तो आप बेटा गैम्बल कर रहे हो अपने साथ। याद रखना, अगर आप अपनी गलतियों से नहीं सीख रहे हो तो जीवन में आप कुछ भी नहीं सीख रहे हो, क्योंकि गलती करने से ही सबसे बड़ा सबक आपको मिलेगा। और ये गलतियां सिर्फ और सिर्फ आप ही अपने आप को बता सकते हो। कोई रोज रोज आकर आपको नहीं बताएगा कि भाई तुम ये गलती कर रहे हो, तुम ये से कर सकते हो। ये आपके साथ सिर्फ तभी होगा जब आप अपना ख्याल रखोगे कि मुझे ये चीज करनी है ना। तो मॉक टेस्ट बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट केस में हम कहेंगे कि भाई 7वां मिस्टेक, लैक ऑफ स्ट्रैटेजी इन अटेम्प्टिंग पेपर। जैसा कि मैंने कहा कि बच्चा जो है वो बस अंधाधुंध क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने लग जाता है, चाहे वो आसान सवाल हो चाहे वो मुश्किल सवाल हो। मुश्किल सवाल देख के वो कहता है कि नहीं नहीं मैंने पढ़ा तो था, मैं इसे भी सॉल्व करूंगा। तो करते 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 वो 5 मिनट नहीं वो 10 मिनट गुजार देता है उस सवाल में, लेकिन अंत में क्या होता है, वो क्वेश्चन उसे सॉल्व नहीं होता और वो गलत आंसर मार्क करके आ जाता है। क्या आप अपने 10 मिनट को पीछे घुमाकर एक बार देखना, आपको नहीं लगता कि उस 10 मिनट के अंदर आप 20 आसान सवाल सॉल्व कर सकते थे? क्योंकि एक आसान सवाल को सॉल्व करने के लिए 20 से 30 सेकंड लगते हैं। आप अपने 20 क्वेश्चंस को दांव पे लगा देते हो एक डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जिसके मार्क्स आपको उतने ही मिलने हैं जितना एक इजी क्वेश्चन को सॉल्व करने में मिलना था। अब सबसे मजेदार बात सुनिए, देखिए आप कितना बड़ा नुकसान कर रहे हो। एक तो डिफिकल्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में आपने समय बर्बाद किया जो कि 20 क्वेश्चंस के बराबर था, और साथ ही आपने उस क्वेश्चन को गलत भी मार्क कर दिया। तो देखो आपने नेगेटिव मार्किंग का भी इजाफा किया। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपको स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर होनी चाहिए कि पहले मुझे इजी क्वेश्चन करने हैं, फिर मुझे मॉडरेट वाले क्वेश्चंस। पहले इजी क्वेश्चन का मतलब जब आप क्वेश्चन पेपर देख रहे होते हो तो 120 क्वेश्चंस। अब ये मॉक टेस्ट के हिसाब से भी बोल रहा हूं और ये मैं एग्जाम डे के हिसाब से भी बोल रहा हूं। तो मॉक टेस्ट हो या एग्जाम डे हो, आप क्वेश्चन पेपर में पहले वो क्वेश्चन जो पढ़ते ही आपको लग रहे हैं कि इसका आंसर आ जाएगा, वो करते जाओ करते जाओ करते जाओ। थोड़ी देर पहले भी बताया था, फिर बता दे रहा हूं। मॉडरेट क्वेश्चन ऐसा होगा कि या तो तुमसे सॉल्व हो जाएगा या तो वो नहीं होगा। हो जाएगा तो कर लो, नहीं होगा तो उसे टिक लगा दो कि हाँ हो सकता है ये बाद में मेरे से हो जाए जब मेरे पास समय बचेगा। और डिफिकल्ट क्वेश्चन देखते ही जैसे पढ़ते ही समझ में आया कि ये तो मुझसे नहीं हिलने वाला, तो काय को उसके साथ पंगा लेना है भाई। छोड़ दो उस क्वेश्चन को,
छोड़ दो, समय बचाओ, इजी क्वेश्चन ढूंढने में लगाओ। तो बहुत सारे बच्चे जो है ना वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने में या ट्रिकी वाले मॉडरेट क्वेश्चंस को सॉल्व करने में क्या करते हैं, बहुत सारा समय बिता देते हैं और वो 120 क्वेश्चंस तक पहुंच ही नहीं पाते हैं और फिर वो कहते हैं सर हम तो 120 तक पहुंच ही नहीं पाए, हमारा नुकसान हो गया। तो बाद में पछताने से पहले इस चीज को ही समझ लो ना कि मुझे कम से कम 120 क्वेश्चंस पढ़ तो लेने चाहिए थे। ये कैसे पढ़ोगे, जब आप सिर्फ और सिर्फ इजी क्वेश्चंस की तरफ टारगेट करोगे तो इजी क्वेश्चन ढूंढते ढूंढते आप 120 सवाल तक आराम से पहुंच जाओगे, वो भी 1.5 घंटे के अंदर अंदर। अभी भी आपके हाथ में 1 घंटा है, आप उस 1 घंटे में उन टिक लगाए हुए सवालों को सॉल्व कर सकते हो जो कि आपके हिसाब से शायद सॉल्व हो सकते थे। तो करो ना यार, आपको 120 सवालों में मैं गारंटी देता हूं कि 50 से 60 सवाल आसान वाले तो आपको मिल ही जाएंगे और पेपर आपका वैसे ही क्लियर हो जाएगा अगर आपने उन सबको सॉल्व कर लिया। फिर ट्रिकी वाले क्वेश्चंस जो आपको लग रहे हैं कि आपसे सॉल्व हो सकते हैं, उससे अपना स्कोर बूस्ट करो। कितनी सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। तो याद रखिएगा, रैंडम क्वेश्चंस का सिलेक्शन मत करो। ये मत सोचो कि मुझे हर क्वेश्चन को करना है। पैनिक मत करो कि ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, अगला सॉल्व हो जाएगा। तो ज्यादा समय किसी भी क्वेश्चन में नहीं बिताने हैं। नेक्स्ट मिस्टेक हो जाता है इग्नोरिंग प्रीवियस ईयर पेपर्स। बेटा क्या होता है कि हो सकता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो डायरेक्टली रिपीट ना होते हों, लेकिन यकीन मानिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स डायरेक्टली रिपीट हो जाते हैं। शायद उनकी कुछ वैल्यूज बदल दी जाती हैं या फिर लैंग्वेज को बदल दिया जाता है। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने से आपको बहुत सारी वैरायटी का पता लगता है, जो कि एक इतना बढ़िया लेवल का एग्जामिनेशन होता है एनडीए, जिसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना ही अपने आप में एक बहुत तगड़ा वाला कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाता है। तो मेरा मानना तो ये है कि अगर आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेफिनेटली प्रैक्टिस करने चाहिए और 10 साल के जरूर करने चाहिए। अगर आपके पास समय कम है तो कम से कम 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो जरूर प्रैक्टिस करिए। ठीक है, ये बच्चे जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब अटेम्प्ट करते हैं तो वो ये ध्यान नहीं देते कि पैटर्न क्या है, किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, कहां मर्ज किया जा रहा है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स कौन से हैं। इन चीजों पर थोड़ा ध्यान दीजिए। तो ये याद रखिएगा, ट्रेंड्स आपको समझ में आएंगे, आपको ये समझ में आएगा कि मुझे किन तरह के क्वेश्चंस पर फोकस करना है, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये भी एनालाइजेशन आपको होता है। ये सिर्फ मेरे बता देने से आपको नहीं समझ में आएगा। जब आप समय बिताओगे तो यू विल डेफिनेटली सी कि आपके साथ ये कौन कौन से ट्रेंड्स फॉलो हो रहे हैं और आप उस हिसाब से तैयारी करोगे तो यू विल इंप्रूव योर रिजल्ट्स, है ना। नेक्स्ट यहां पर मिस्टेक हमारे पास आता है ओवरलुकिंग शॉर्ट ट्रिक्स एंड टेक्निक्स। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि बच्चा जो है फॉर्मूला शॉर्ट ट्रिक्स की तरफ ही भाग रहा है कि भैया शॉर्ट ट्रिक्स बता दो, फॉर्मूला बता दो, शॉर्ट ट्रिक ऐसे कर, ये क्वेश्चन आसान तरीके से सॉल्व करवा दो। लेकिन अगर आप उसके पीछे की मैथमेटिक्स को ही नहीं समझ रहे हो तो क्या गारंटी है जो क्वेश्चन मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक से करवाया एग्जैक्ट वही क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा। उसने अगर उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ले आया तो वो शॉर्ट ट्रिक वहां पे काम नहीं करेगी। लेकिन आपने तो पूरी मेहनत और ईमानदारी और दृढ़ निश्चय के साथ वो शॉर्ट ट्रिक याद कर ली, पेपर में काम नहीं आई, आपके दिमाग में भर गया वो शॉर्ट ट्रिक, लेकिन काम नहीं आ रहा है। लेकिन वहीं पर आपने शॉर्ट ट्रिक की जगह पर अगर पहले मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर क्लैरिटी हासिल करी होती तो शॉर्ट ट्रिक याद करने में भी आसान होता और पेपर में अगर क्वेश्चन घुमाकर पूछ रहा है तो आप उसे भी सॉल्व कर पाते। तो दो तरफा फायदा है, बाकी आप इसे खुद से समझ लीजिए। तो लेंदी मेथड्स में टाइम वेस्ट करने के बजाय शॉर्ट ट्रिक पर ध्यान दो, लेकिन पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ शॉर्ट ट्रिक पे ध्यान दो। ठीक है, लर्न एंड प्रैक्टिस शॉर्टकट मेथड्स इन अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री एंड अरिथमेटिक। इनके कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स होते हैं, उनको आप लिखो और डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करो लिख लिख कर, क्योंकि चीजें भूलने के भी चांसेस ज्यादा रहते हैं। लेकिन मैंने हमेशा बताया कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ शॉर्ट ट्रिक्स को देखो, तब आपको शॉर्ट ट्रिक्स लॉन्ग टाइम के लिए याद रहेंगे और घुमाएदार क्वेश्चंस के अंदर भी आप उनको अप्लाई कर पाओगे। नेक्स्ट अगर मैं मिस्टेक 10 की बात करूं तो बैलेंस करना बच्चा भूल जाता है ऑल टॉपिक्स को। बच्चा कई बार ये कहता है कि हाँ इजी टॉपिक्स को कर लेता हूं, डिफिकल्ट वाले टॉपिक्स सर मैं छोड़ देता हूं, या फिर वो सिर्फ मैथ्स को थोड़ा बहुत ज्यादा पढ़ रहा है तो वो जीएटी पर ध्यान नहीं देता है, या फिर वो जीएटी को ज्यादा पढ़ रहा है तो मैथ्स में ध्यान नहीं देता है। तो बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप बैलेंस नहीं बना रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को कमजोर बना रहे हो। तो इस चीज को समझना
कि मान लीजिए आप बहुत सारे बच्चों को ना ट्रिग्नोमेट्री बड़ी प्रॉब्लम देती है, स्टैटिस्टिक्स बड़ी प्रॉब्लम देती है, तो बच्चा कहता है सर मैं छोड़ दूं क्या। जैसे कैलकुलस बहुत प्रॉब्लम देता है, सर मैं छोड़ दूं क्या। ये मेरे साथ बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं कहता हूं कि बेटा छोड़ना समाधान है क्या। अगर मान लीजिए स्टैटिस्टिक्स में से 8 सवाल आ रहे हैं तो 8 में से 5 सवाल आसान होते हैं, 3 सवाल डिफिकल्ट होते हैं, तो क्या तुम उन 5 सवाल के लिए भी फाइट करना पसंद नहीं करोगे। इतना बुरा लगता है आपको। मैं कह रहा हूं चलो 8 सवालों के हिसाब से आप प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, आपको डिफिकल्ट लग रहा है, तो कम से कम 4-5 सवालों के लिए तो फाइट मारते। तो अपने आप को बैलेंस बनाओ कि मुझे अगर इस चैप्टर में डिफिकल्टी हो रही है तो कम से कम इसके इजी वाले टॉपिक्स पे तो मास्टर कर लूं, डिफिकल्ट वाले टॉपिक्स छोड़ देता हूं, हो सकता है वहां से क्वेश्चन आएंगे तो छोड़ देंगे। आपका मेन टारगेट होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा सवालों का सही जवाब देना। अब वो कैसे हैं, इजी क्वेश्चंस। इजी क्वेश्चन हर चैप्टर में से पूछे जाएंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन कुछ कुछ चैप्टर से पूछे जाएंगे। तो आपका टारगेट तो पहला क्या है, इजी क्वेश्चन ढूंढना, वो तो हर चैप्टर से था, तो हर चैप्टर के कम से कम आसान वाले कॉन्सेप्ट्स तो पूरे करो। तो ये आपका बैलेंस बनाने का तरीका होना चाहिए। फोकस ओनली ऑन स्ट्रॉन्ग एरियाज। बच्चा जो है वो ये कहता है कि जो मुझे आता है मैं सिर्फ वहीं पर फोकस करूंगा, जो मुझे नहीं आता है वो मैं छोड़ दूंगा। तो ये छोड़ने वाली जो टेंडेंसी है वो आपको इग्नोर करनी चाहिए, ठीक है, अवॉइड करनी चाहिए। तो टॉपिक वाइज स्टडी प्लान बनाइए कि मुझे कौन से चैप्टर्स में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए। रोटेट टॉपिक्स, इंश्योर बैलेंस, कि हाँ आप टॉपिक्स को रोटेट करते रहिए, यानी कि जो आपका मुश्किल वाला इलाका है उसको आप हफ्ते में एक बार जरूर रिवाइज करें। जो आपको अच्छे से आता है, आसान लगता है, उसको आप मंथ में एक बार रिवाइज कर लीजिए, लेकिन रिवाइज करिए, रोटेट करते रहिए। एक ही चीज बार बार पढ़ते रहोगे तो वो भी आपको बोर करेगी, है ना। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारी समरी आ जाती है कि सारी मिस्टेक्स को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, की टेक अवेज, यानी हर पॉइंट को ध्यान में रखना है, ठीक है। बिल्ड स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, अपने फंडामेंटल्स पर काम करो, क्योंकि मैथमेटिक्स कोई रटने वाली चीज नहीं है कि इस दिन में ये राजा बना था, इस दिन में ये युद्ध हुआ था, ये सब रटने वाली चीजें नहीं है। तो आपको इसके फंडामेंटल्स, इसकी भाषा को समझना है, इसके मायने को समझना है। टाइम्ड कंडीशंस में प्रैक्टिस करने की कोशिश करें कि अगर आपने 100 सवाल को अपना टाइम दिया है कि मैं 2 घंटे के अंदर 100 सवाल सॉल्व करूंगा, तो कोशिश करिए 100 सवाल आप 2 घंटे के अंदर ही करें और अपने आप को चेक करें कि आप कितना परफॉर्म कर पा रहे हैं। स्ट्रैटेजी का यूज करें, ना कि सिर्फ पिले रहें कि हाँ आप एक बड़े से पत्थर को धकेले जा रहे धकेले जा रहे धकेले जा रहे। एक स्मार्ट बंदा आया, उसमें उसने एक लोहे की डंडी लगाई और उसको हिला दिया। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, ना कि सिर्फ हार्डवर्क। हार्डवर्क करो लेकिन सही जगह पर करो। जैसा कि मैंने बताया कि आपको डिफिकल्ट वाले जो टॉपिक्स हैं उसमें से आसान टॉपिक्स पर हार्डवर्क करो, ताकि आसान क्वेश्चन जो आए वो तो कम से कम सॉल्व हो जाए, है ना। लर्न फ्रॉम योर ओन मिस्टेक्स थ्रू एनालिसिस। ये मैं बार बार बोलता हूं कि बेटा आपकी गलतियों से ही आप सबसे बेहतरीन तरीके से सीख सकते हैं। कोई अगर आपकी गलतियां निकालेगा तो 2 दिन बाद वो आपकी आंखों में खटकने लग जाएगा कि ये तो हमेशा मेरी कमियां ही बताता रहता है, अच्छा आदमी नहीं है। लेकिन जबकि वो आपके लिए अच्छा सोच रहा है कि आपकी कमियां बता रहा है। लेकिन ये बात याद रखना कि अपने आप के अंदर कमियां ढूंढने वाला हमेशा आगे की तरफ बढ़ता है, और ये चीज जीवन में कोई नहीं बता सकता। जो अपने अंदर इंसान कमियां ढूंढ सकता है वो कोई और कैसे ऑब्जर्व कर सकता है। आप अपने बारे में सबसे बेहतर जानते हो या कोई और जानेगा। तो इस बात को समझो कि अपनी गलतियों से जरूर सीखो, क्योंकि यही आपको और इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। तो सारी समरी होने के बाद फाइनल टिप्स क्या है, डेली प्रैक्टिस करें। कोई दिन ऐसा ना जाने दे जिसमें अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हो। मान लीजिए कोई दिन ऐसा होता है जिस दिन आपको बिल्कुल भी मैथ्स प्रैक्टिस करने का मन नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं होता है यार, बहुत नॉर्मल सी बात है। तो उस दिन क्या वेस्ट जाने दें, नहीं, उस दिन मैं कुछ और पढ़ूंगा जो कि मैथमेटिक्स ना हो। सपोज करो मैं इंग्लिश का कोई नॉवेल पढ़ना शुरू कर देता हूं ताकि मेरे को कहानी भी मनोरंजन लगे और मैं इंग्लिश के कुछ नए वर्ड सीख जाऊं, ठीक है। हो सके तो मैं पॉलिटी का कुछ सामान पढ़ लेता हूं, ज्योग्राफी पढ़ लेता हूं। ज्योग्राफी में कितने बढ़िया बढ़िया डायग्राम्स होते हैं, उनको देखकर आप बैठे बैठे समझो अच्छा ये चीज ये होती है, ये चीज वो होती है। तो अपने आप को एंगेज रखना है, वो भी स्टडी के हिसाब से। ये नहीं कि मन नहीं कर रहा है आज हम लोग सिंचान देखेंगे, वो तो नहीं चलेगा, ठीक है। और फोकस करो एक्यूरेसी पे देन स्पीड। बच्चे को मैंने हमेशा देखा है, बच्चा आते ही मेरे को बोलता है कि सर जी क्वेश्चन सॉल्व तो हो जाता है लेकिन टाइम बहुत लगता है। मैं कहता हूं कि सॉल्व हो जा रहा है इस बात की खुशी नहीं है तेरे को,
है। बहुत सारे बच्चों को ये फील ही नहीं होता है कि उनसे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। अरे अपनी पीठ थपथपाओ मेरे बच्चे कि अगर तुमसे एनडीए के क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड करेगा कि आपसे सवाल हो जा रहे हैं। और जब आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहोगे, बार बार आगे लगातार आप नए क्वेश्चंस आएंगे, प्रैक्टिस करोगे, नए क्वेश्चंस आएंगे, प्रैक्टिस करोगे, तो धीरे धीरे आपका माइंड भी शार्प होगा और स्पीड अपने आप बढ़ेगी। ये स्पीड ऐसा नहीं है कि एक दिन कोई आपने च्यवनप्राश खाया और अगले दिन से आपने धड़ाधड़ क्वेश्चन एकदम स्पीड में सॉल्व करने शुरू कर दिए। ये ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। अगर ऐसा कुछ बोल रहा है कोई, तो वो आपको बना रहा है पागल। ऐसा नहीं होता है। मैथमेटिक्स का एकमात्र रास्ता है कि बढ़िया से प्रैक्टिस किया जाए, लिख लिख कर प्रैक्टिस किया जाए, और बहुत अच्छे से उसके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ चलोगे तो आपकी स्पीड भी धीरे धीरे बढ़ जाएगी। और इसमें बिल्कुल शक नहीं है कि स्पीड आपकी नहीं बढ़ेगी, लेकिन ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ेगा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के साथ। मैथ्स रिवॉर्ड्स एफर्ट, मतलब ये आखिरी लाइन जो है मुझे सबसे ज्यादा प्यारी लगी है इसमें, ये कि भैया जो एफर्ट मारेगा ना, मैथ्स उसी के लिए है। जो एफर्ट नहीं मारना चाहता बेटा, उसको मैथ्स नहीं आएगी। अगर एक दिन आ भी गई तो दूसरे दिन चली भी जाएगी। तो अगर आप एफर्ट ही नहीं लगाओगे, क्योंकि कई बार आपको चीजें जो हैं थोड़ा एक कदम आगे बढ़कर आपको खुद से पढ़ना होता है। अब जैसे मान लीजिए कोई चीज अगर किसी किताब में मैंने सॉल्यूशन देखा, मुझे वो नहीं समझ में आया, तो क्या मैं हार मान जाऊं? नहीं, मेरे पास और भी ऑप्शंस हैं। मैं यूट्यूब में जाके उसका कोई एक्सप्लेनेशन देख सकता हूं, मैं कई अलग अलग प्लेटफॉर्म में जाकर उसका एक्सप्लेनेशन देख सकता हूं। एक आजकल बड़ा मार्केट में नया आया है, आप लोगों का इतना बढ़िया साथी है, फ्री है, चैट जीपीटी। वो आपको कई सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस इतने बढ़िया तरीके से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ देता है। अगर आप उसे और थोड़ा सा बोलोगे कि नहीं भैया और बेसिक लेवल पे समझाओ, तो वो आपको और बेसिक लेवल पे समझाएगा। तो आप इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें और एक कदम आगे बढ़ें कि हाँ, अगर मुझे कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो एक एफर्ट तो बनता है कि इसको और कैसे समझा जा सकता है। तो ये सारी चीजें मैं कहूंगा कि आप लोगों को ध्यान देना है। अगर आप इन चीजों को अच्छे से फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप इंप्रूव करोगे। तो मैं चाहूंगा, इस वीडियो का कमेंट सेक्शन तो खुला ही हुआ है, आप इसे फॉलो करिए और 1 महीने बाद, याद रखिएगा, 1 महीने बाद आप सबको आकर बोलना है कि इनमें से कौन कौन सी बातें जो हैं आपने इंप्रूव करी और इंप्रूव करने से आपको क्या फायदा हुआ। ठीक है दोस्तों, तो मैं इससे ज्यादा और बातें नहीं करूंगा। मेरे ख्याल से आप लोगों का पढ़ने का समय ज्यादा जरूरी है। स्ट्रैटेजी को ध्यान दीजिए और इनको इंप्रूव करने पर लाइए और अपना स्कोर इंप्रूव करके मुझे बताइए। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू ऑल। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।